हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेकर चलता हूं एक ऐसी सरजमीन की तरफ जहां इंसान ने पहली दफा लिखना सीखा, जहां पहली दफा शहर बसाए गए और जहां से इंसान ने कानून, साइंस और तहजीब की बुनियाद रखी। दोस्तों सोचिए, एक जमीन जिसने दुनिया को इल्म दिया, रोशनी दी, सभ्यता दी, आज वही जमीन तबाही, जंग और खूनरेजी की मिसाल बन चुकी है। सवाल यह है, इंसानियत की पहली तहजीब बनाने वाली जमीन इतनी बर्बाद कैसे हो गई? और असल कहानी क्या है इस जमीन के उठने और गिरने की? आइए चलते हैं उस सफर की तरफ। दोस्तों, कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, जब दुनिया के बहुत से हिस्से अभी अंधेरों में थे। ना स्कूल्स थे, ना सिटीज, ना लिखावट। और तब एक जगह ऐसी थी जहां इंसान ने पहली दफा अपने ख्यालात को पत्थर पर लिखा। ये थी मेसोपोटामिया, यानी दो दरियाओं के दरमियान की जमीन। दजला यानी टिग्रिस और फरात यानी यूफ्रेटिस के दरमियान। सोचिए, आज जो चीजें हम नॉर्मल समझते हैं, लिखना, स्कूल जाना, शहरों में रहना, कानून के तहत जीना, ये सब पहली बार इसी जमीन पर हुआ। इसीलिए मेसोपोटामिया को कहते हैं क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। सुमेरियंस, पहली तहजीब। सबसे पहले यहां उभर कर आए सुमेरियंस। ये लोग छोटी छोटी सिटी स्टेट्स में रहते थे, जैसे उरुक और उर। यही उरुक दुनिया का सबसे पहला ऑर्गेनाइज्ड शहर माना जाता है। और दोस्तों, यहां एक चीज का इन्वेंशन हुआ जो इंसान की हिस्ट्री बदल गया, राइटिंग। क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, जो मिट्टी की टैबलेट्स पर लिखी जाती थी, ये इंसान की पहली लिखाई थी। सोचिए, उस वक्त जब दुनिया के बाकी हिस्से अभी जंगलों में थे, यहाँ लोग लिखकर अपने ख्यालात और रिकॉर्ड्स प्रिजर्व कर रहे थे। सुमेरियंस ने सिर्फ लिखा ही नहीं, बल्कि पहला स्कूल सिस्टम भी बनाया। टीचर्स और स्टूडेंट्स होते थे, सिलेबस होता था। मतलब एजुकेशन का कॉन्सेप्ट भी पहली बार इसी जमीन से निकला। और एक और चीज, पहला लॉ सिस्टम, उर नमू के नाम से एक पहला कानून लिखा गया। यानी सोसाइटी को चलाने के लिए रूल्स और रेगुलेशंस की जरूरत समझी गई। बैबिलोनियंस, हम्मुराबी का कानून। टाइम गुजरता है और आती है एक नई पावर, बैबिलोनियंस। उनका शहर बैबिलोन इतना मशहूर था कि दुनिया भर में उसका जिक्र होता था। यहाँ के एक मशहूर राजा था हम्मुराबी। हम्मुराबी ने एक कानून लिखा जो आज भी हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में से एक है, कोड ऑफ हम्मुराबी। ये एक बहुत स्ट्रिक्ट लॉ था जिसमें लिखा था एन आई फॉर एन आई और टूथ फॉर अ टूथ। मतलब अगर किसी ने तुम्हारी आंख निकाल दी तो तुम भी उसकी आंख निकाल सकते हो। ये लॉ सिस्टम इंसाफ का एक नया मॉडल था, जहां हर जुर्म के लिए एक स्पेसिफिक सजा होती थी। और इसने सोसाइटी को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म दिया। असीरियंस, मिलिट्री पावर। बैबिलोनियंस के बाद आए असीरियंस। ये लोग मिलिट्री पावर के लिए मशहूर थे। उनकी आर्मीज, उनके आयरन वेपन्स और उनकी क्रूरटी सब दुनिया में मशहूर थे। असीरियंस ने अपने एम्पायर को इतना एक्सपैंड कर दिया कि मिडिल ईस्ट का बहुत बड़ा हिस्सा उनके कंट्रोल में था। लेकिन उनकी क्रूरटी भी इतनी ज्यादा थी कि उनके एनिमीज उनसे नफरत करते थे। कल्चरल अचीवमेंट्स। दोस्तों, मेसोपोटामिया सिर्फ जंग और पॉलिटिक्स का नाम नहीं था। यहां से बहुत सी इन्वेंशंस हुई जो आज हमारे डेली लाइफ का हिस्सा हैं। मैथमेटिक्स, 60 बेस सिस्टम, जिससे आज भी हम टाइम और एंगल्स मेजर करते हैं। एस्ट्रोनॉमी, चांद सितारों की मूवमेंट का स्टडी। आर्किटेक्चर, जिगुरैट्स, यानी बड़े बड़े पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर्स। और एक इंटरेस्टिंग बात, दुनिया की सबसे पहली एपिक स्टोरी भी इसी जमीन से मिली, एपिक ऑफ गिलगमेश। एक ऐसी कहानी जो इंसान की डेथ, फ्रेंडशिप और इमॉर्टैलिटी के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करती है। पर्शियंस और अलेक्जेंडर का दौर। फिर आता है एक और बड़ा ट्विस्ट, ईरान की तरफ से उभरता है एक एम्पायर, अकीमेनिड पर्शियंस, जिनके राजा साइरस द ग्रेट और दारियस थे। उन्होंने मेसोपोटामिया को अपने एम्पायर का हिस्सा बना लिया। और बाद में ग्रीस का मशहूर कॉन्करर अलेक्जेंडर द ग्रेट आता है। वो बैबिलोन पर कब्जा करता है और यहाँ अपना इन्फ्लुएंस छोड़कर चला जाता है। यानी दोस्तों, इस जमीन ने हर दौर देखा, पहली सिविलाइजेशन, पहली राइटिंग, पहला लॉ और फिर वर्ल्ड एम्पायर्स का हिस्सा बन जाना। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असल कहानी तो तब शुरू होती है
जब इस्लाम आता है और ये सरजमीन दुनिया का इंटेलेक्चुअल और कल्चरल कैपिटल बन जाता है। वो दौर जहां एक शहर दुनिया का सेंटर ऑफ नॉलेज बन गया। दोस्तों, मेसोपोटामिया के पुराने दौर के बाद वक्त आगे बढ़ता है। रोमन और पर्शियन एम्पायर्स इस जमीन पर अपना असर छोड़कर गुजरते हैं। लेकिन 7वीं सेंचुरी में एक ऐसा वाकया होता है जो सिर्फ इस मुल्क को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देता है। इस्लाम का उभरना, इस्लाम की आमद। जब इस्लाम अरब से निकलकर मिडिल ईस्ट में फैलता है तो कुछ ही सालों में ये जमीन नए दौर में दाखिल हो जाती है। अरब आमीज पर्शिया को हराकर इस जमीन पर कंट्रोल जमा लेती हैं और यहाँ बनने वाला नया मरकज बन जाता है कूफा और बसरा जैसे शहर। लेकिन असली गेम चेंजर था एक और शहर जो बनाया गया, बगदाद। बगदाद का तकद्दुस। दोस्तों, 762 सीई में अब्बासीद खालिफेट के खलीफा अल मंसूर ने बगदाद को अपना कैपिटल बनाया और ये फैसला हिस्ट्री के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस में से एक था। सोचिए, एक शहर जो बिल्कुल नई प्लानिंग के साथ बनाया गया था, सर्कुलर डिजाइन, चारों तरफ मैसिव वॉल्स और गेट्स। बगदाद को कहा जाता था मदीनतुस सलाम, यानी सिटी ऑफ पीस। लेकिन असल में ये सिर्फ एक कैपिटल नहीं था, ये जल्द ही दुनिया का इंटेलेक्चुअल और कल्चरल हब बन गया। हाउस ऑफ विजडम, इल्म का मरकज। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यूरोप ही मॉडर्न साइंस का सेंटर था तो आप गलत हो। उस वक्त यूरोप डार्क एजेस में डूबा हुआ था और उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर बगदाद में था, बैतुल हिकमा यानी हाउस ऑफ विजडम। ये एक ऐसी जगह थी जहां ग्रीक फिलॉसफी, इंडियन मैथमेटिक्स, पर्शियन मेडिसिन और चाइनीज साइंस सब इकट्ठा होता था। यहाँ स्कॉलर्स ने बुक्स ट्रांसलेट की, नए थियरीज बनाए और ऐसी डिस्कवरीज की जिन पर आज की मॉडर्न साइंस का बुनियाद रखा गया। अल खवारिज्मी, जिसे हम आज फादर ऑफ अलजेब्रा कहते हैं। अलजेब्रा और एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट इसी जमीन से निकला। इब्न सीना यानी एविसेना, उनकी किताब कैनन ऑफ मेडिसिन यूरोप के मेडिकल यूनिवर्सिटीज में 600 साल तक पढ़ाई गई। अल राजी, एक मशहूर डॉक्टर जिन्होंने हॉस्पिटल्स और क्लिनिकल मेडिसिन के सिस्टम्स को एडवांस किया। अल हैथम, ऑप्टिक्स का इल्म दिया जिस पर बाद में कैमरास और मॉडर्न फिजिक्स टिके हैं। दोस्तों, सोचिए, वो दौर था जब बगदाद में रातों को चिराग जलते थे और स्कॉलर्स इल्म की रोशनी से अंधेरों को मिटा रहे थे। कल्चर और आर्ट। इल्म के साथ साथ बगदाद कल्चर का भी मरकज था। पोएट्री, म्यूजिक, कैलीग्राफी, सब यहाँ अपनी छोटी हुई रूह फिर से पा रही थी। यहाँ के बाजार दुनिया भर से ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करते थे। इंडिया से मसाले, चाइना से सिल्क, अफ्रीका से आइवरी और यूरोप से मेटल्स आते थे। बगदाद लिटरली एक ग्लोबलाइज्ड शहर था और इस शहर की कहानियों ने दुनिया को हमेशा इंस्पायर किया। 1001 नाइट्स यानी अलिफ लैला जैसी कहानियां इसी दौर की यादगार हैं। पावर पॉलिटिक्स। लेकिन दोस्तों, हमेशा की तरह पावर के साथ पॉलिटिक्स भी आई। अब्बासिद खालिफ्स बहुत पावरफुल थे, लेकिन धीरे धीरे उनका कंट्रोल कम होता गया। रीजनल गवर्नर्स ज्यादा इंडिपेंडेंट होने लगे और फिर बगदाद की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। और फिर आया एक ऐसा वक्त जो बगदाद के लिए एक नाइटमेयर बन गया, मंगोल्स की तबाही। 1258 में दुनिया के सबसे खौफनाक कॉन्करर्स मंगोल्स बगदाद के दरवाजों तक आ गए। हुलागु खान की फौज ने शहर को घेर लिया और फिर जो हुआ वो इंसानियत की हिस्ट्री के सबसे खौफनाक वाकयात में से एक था। बगदाद, जो दुनिया का इल्म का मरकज था, जहां लाइब्रेरीज में हजारों कदीम किताबें थीं, सब जलाती गईं। कहते हैं फरात का पानी लहू और सियाही से काला हो गया था, लहू कत्ल की वजह से और सियाही किताबों की जलन की वजह से। दोस्तों, ये वो मोमेंट था जहां एक सिविलाइजेशन का दिल तोड़ दिया गया। बगदाद, जो कभी दुनिया का ब्राइटेस्ट शहर था, बस अब खाक बन गया। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। मंगोल्स ने बगदाद को तबाह तो कर दिया, लेकिन इस जमीन की रूह अभी जिंदा थी। अगले सदियों में यह मुल्क फिर से उठता रहा, कभी पर्शियंस के इन्फ्लुएंस में, कभी ऑटोमन्स के कंट्रोल में। लेकिन अब्बासिद दौर का वो गोल्डन एज दोबारा कभी वापस नहीं आया। ये वो दौर था जब इराक ने दुनिया को साइंस, मेडिसिन, फिलॉसफी और आर्ट का वो तोहफा दिया जिसका असर आज भी मॉडर्न सोसाइटी पर है। दोस्तों, अब हमारी कहानी एक नए मोड़ पर आती है। गोल्डन एज खत्म होता है और इराक बन जाता है एक बैटलफील्ड
जहां ऑटोमन्स और यूरोपियंस अपना कंट्रोल जमाते हैं। और फिर शुरू होती है वो कहानी जहां ऑयल, पॉलिटिक्स और पावर के लिए ये मुल्क एक चेसबोर्ड बन जाता है। ऑटोमन रूल, 400 साल का सफर। दोस्तों, बगदाद की तबाही के बाद इराक कभी अपना पहला वाला शान और शौकत वापस नहीं ला पाया। मंगोल्स के बाद ये मुल्क कई छोटी छोटी सल्तनतों में बढ़ता टूटता रहा और फिर आई एक नई ताकत, ऑटोमन एम्पायर। 16वीं सेंचुरी में ऑटोमन्स ने इराक पर कब्जा कर लिया। करीबन 400 साल तक इराक ऑटोमन एम्पायर का एक प्रोविंस रहा। बगदाद, बसरा और मूसुल जैसी जगहों को एक तरह से टर्किश गवर्नर्स चलाते थे। लेकिन दोस्तों, ऑटोमन एरा में इराक ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं दिया गया और आवाम अक्सर पॉवर्टी और इग्नोरेंस में डूबी रही। लेकिन स्ट्रेटेजिकली तौर पर इराक ऑटोमन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ से गल्फ और पर्शिया दोनों कंट्रोल किए जा सकते थे। वर्ल्ड वॉर 1 और ब्रिटिश कंट्रोल। फिर वक्त आता है 20वीं सेंचुरी का। वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटोमन्स हार गए और उनकी एम्पायर बिखर गई। इराक पर आ गए ब्रिटिश। ब्रिटिश को इराक की जमीन से एक चीज चाहिए थी, ऑयल। दोस्तों, आप सोचिए, जिस मुल्क ने इंसान को सभ्यता दी थी, अब वो मुल्क बस एक रिसोर्स बनकर रह गया था, ऑयल के लिए। 1917 में ब्रिटिश फोर्सेस बगदाद में दाखिल हो गईं। फिर 1920 में इराक के लोगों ने उनके खिलाफ एक बड़ा रिवोल्ट किया, ग्रेट इराकी रेवोल्यूशन, लेकिन ब्रिटिश ने उसको क्रश कर दिया। फिर एक नई पॉलिसी आई। 1921 में ब्रिटिश ने किंग बनाया, फैसल फर्स्ट, जो असल में हिजाज यानी सऊदी अरेबिया से थे। यानी एक ऐसे आदमी को इराक का राजा बना दिया जिसे आवाम ने कभी चुना ही नहीं था। 1940s तक इराक एक इंडिपेंडेंट मुल्क था, लेकिन असल में ब्रिटिश इन्फ्लुएंस में ही था। ऑयल के कॉन्ट्रैक्ट्स वेस्ट के पास थे और आवाम के पास बस गुर्बत और फ्रस्ट्रेशन। कूज और इंस्टेबिलिटी। 1940s और 1950s के दौरान इराक में बहुत सी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही। 1958 में एक मिलिट्री कू आया और मोनार्की खत्म हो गई। फिर एक के बाद एक डिक्टेटर्स और मिलिट्री रूलर्स ने पावर संभाली। और फिर इराक की पॉलिटिक्स में एक नया नाम उभर कर आता है, सद्दाम हुसैन। दोस्तों, सद्दाम हुसैन का नाम सुनते ही आपके जहन में एक डिक्टेटर की इमेज आती होगी, लेकिन उसका सफर भी एक कहानी है। सद्दाम एक गरीब फैमिली में पैदा हुआ था। उसने पॉलिटिक्स ज्वाइन की और बाथ पार्टी का हिस्सा बना। धीरे धीरे उसने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया और 1979 में वो इराक का प्रेसिडेंट बन गया। शुरू में सद्दाम ने कुछ ऐसे काम किए जिससे आवाम को लगा कि शायद वो एक नया सेवियर है। उसने एजुकेशन और हेल्थ केयर पे पैसा लगाया, लिटरेसी रेट बढ़ गया, यूनिवर्सिटीज़ बनी, हॉस्पिटल्स डेवलप हुए। इराक मिडल ईस्ट का एक मॉडर्न मुल्क बनने लगा। लेकिन पावर के साथ उसका अंदाज भी बदल गया। सद्दाम एक डिक्टेटर बन गया जो अपने अपोनेंट्स को बर्दाश्त नहीं करता था। जो उसके अगेंस्ट होता वो या तो जेल में होता या फिर जिंदा नहीं रहता। ईरान इराक वॉर 1980 टू 1988। फिर आई एक जंग जिसने इराक को हिला कर रख दिया। 1980 में सद्दाम ने ईरान पर हमला कर दिया। उसने सोचा कि ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद वीक है और इराक इजीली जीत जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये जंग 8 साल चली। दोनों तरफ लाखों लोग मरे, केमिकल वेपन्स यूज हुए, शहर तबाह हुए और इराक की इकॉनमी खत्म हो गई। और आयरनी ये थी कि इस जंग में वेस्ट ने भी सद्दाम को सपोर्ट किया, क्योंकि उन्हें ईरान के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग मैन चाहिए था। गल्फ वॉर 1990 टू 1991। लेकिन सद्दाम यही नहीं रुका। 1990 में उसने कुवैत पर हमला कर दिया। उसका प्लान था कि इराक के ऑयल रिजर्व्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन इस फैसले ने उसके लिए तबाही ले आई। अमेरिका ने एलाइज के साथ मिलकर इराक पर अटैक किया। ये था गल्फ वॉर। कुछ ही हफ्तों में इराक की फौज हार गई। बगदाद में बॉम्बिंग हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। फिर यूनाइटेड नेशंस ने इराक पर सैंक्शंस लगा दिए। ये सैंक्शंस आवाम के लिए बहुत खतरनाक साबित हुए। मेडिसिन्स की कमी हो गई, फूड क्राइसिस आ गया, इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, आवाम भूख और बीमारियों से मरने लगे। लेकिन सद्दाम फिर भी पावर में बना रहा। उसका कंट्रोल इतना स्ट्रांग था कि कोई उससे हटाने की हिम्मत नहीं करता था। 2003 की इन्वेजन की दस्तक। दोस्तों, सद्दाम का एरा एक रोलर कोस्टर था। एक तरफ वो इराक को मॉडर्नाइज करता था,
दूसरी तरफ डिक्टेटरशिप और वॉर्स में अवाम को तबाह कर देता था। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट अभी आना बाकी था। 2003 में अमेरिका ने इराक हथियार कभी मिले या फिर दोबारा वही गलतियां करता है। दोस्तों, इराक की कहानी सिर्फ एक मुल्क की कहानी नहीं, ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि ताकत, ग्रीड और जंग इंसानियत को कितना तोड़ सकती है। लेकिन उम्मीद हमेशा जिंदा रहती है, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर होती है।